शराब के ठेके के बाहर बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। आनन फानन में शख्स को कराया गया अस्पताल में भर्ती। शख्स रैपिडो बाइक सर्विस कंपनी का चालक था। पुलिस ने किया मामला दर्ज। गोकुलपुरी पुलिस ने 3 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 20 से ज्यादा केसों का हुआ खुलासा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को भेजा जेल। कांग्रेस नेताओं ने कहा, समन भेजने से कांग्रेस डरेगी नहीं। कहा, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है निजी तौर पर। केंद्र सरकार कर रही है कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश। गाजीपुर स्लॉटर हाउस से नॉन वेज की सप्लाई पड़ी है ठप। पूर्व मेयर ने कहा, सबसे बड़ी समस्या है पानी का कनेक्शन नहीं होना। दिल्ली जल बोर्ड से पानी का मांगा गया था कनेक्शन। और स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, एमसीडी का स्टाफ होने से आ रही है दिक्कतें। एमसीडी के कर्मचारियों को हॉस्पिटल में नहीं करनी आती है सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में से एक मामला सामने आया है, जहां शराब के ठेके में बाहर तकरीबन रात 12 बजे रैपिडो बाइक सर्विस कंपनी के चालक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गोली लगने के बाद घायल चालक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ईस्ट दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि घायल चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है और वो 35 साल का है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ठेका होने की वजह से यहाँ काफी दिक्कतें होती रहती हैं। रात के समय लोग ठेके पर गुंडागर्दी करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब होता है। चलिए, हम दुकान बढ़ाकर चले गए थे यहाँ से, और गोली चलने से पहले 3 दिन पहले भी यहाँ पर संडे की 8 बजे के आसपास यहाँ पर कुछ बदमाश टाइप थे, जिन्होंने गार्ड के साथ झगड़ा करा। गार्ड ने उनको पीटा, गार्ड ने उनको पीटा, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोतलें तोड़कर आम पब्लिक को इतना डराया धमकाया गया। बोतलें ले लेकर उनके पीछे भाग रहे थे। और आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या है। शाम को यहाँ हमारे को दुकान चलाना इतना मुश्किल हो जाता है। किसी भी बाइक वाले को, स्कूटर वाले को, कार वाले को भैया यहाँ से हटा लो, हटाते नहीं हैं, झगड़ा करते हैं। आए दिन ठेके की वजह से यहाँ से गली वालों को निकलना मुश्किल हो गया है। आम आदमी का निकलना इतना मुश्किल हो गया है कि मैं आपको कह नहीं सकता। और हम दुकानदार हैं, हम शाम को यहाँ से 7 बजे ऐसे भागने की कोशिश करते हैं, हमारे को कोई लूटपाट कर लेगा, हमारे को कोई पीटेगा। उत्तर पूर्व दिल्ली में लगातार बाइक चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थीं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की AATS को सूचना मिली थी कि 3 ऑटो लिफ्टर गोकुलपुरी इलाके में आ रहे हैं, जिनकी पहचान भी बताई गई। जैसे ही पुलिस को वो ऑटो लिफ्टर दिखे तो पुलिस ने उनका पीछा किया, ये जानने के लिए ये ऑटो लिफ्टर वारदात करने के बाद कहां-कहां सामान को रखते हैं। लेकिन इन आरोपियों ने पुलिस को देख लिया तो रास्ता बदलकर भागने लगे। तभी पुलिस ने इनको धर दबोच लिया। आपको बता दें, इन आरोपियों से 20 से भी ज्यादा केसों का खुलासा हुआ है। साथ ही इनसे 8 से ज्यादा 2 व्हीलर के स्पेयर पार्ट्स भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले रखा है, लेकिन ईडी की गाज अब धीरे धीरे कांग्रेस पर भी गिरने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है, जिसको लेकर हमने पूर्व दिल्ली के नेताओं से बात की तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपने निजी तौर पर कर रही है। केंद्र सरकार किसी पर भी छापा मरवाकर छवि खराब करने की कोशिश कर रही है और किसी को भी नोटिस भेज देते हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नया नहीं है, ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है। ईडी द्वारा नोटिस देने से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का कोई भी नेता या फिर कार्यकर्ता डरेगा नहीं। ये जो ईडी का नोटिस भेजा है, द्वेष भावना से भेजा है। तानाशाही सरकार है,
केंद्र में कुछ भी कर सकती है। जितने संस्थान हैं जो जिसे कहना चाहिए जिन पे गवर्नमेंट का रूलिंग नहीं होना चाहिए, उनके सब के ऊपर गवर्नमेंट की रूलिंग है। आज ईडी देख लो, कमीशंस देख लो, सीबीआई देख लो, इवन उच्च न्यायालय के अंदर भी इनका इंटरफियरेंस है। तो मैं ये समझता हूँ सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ईडी का नोटिस दे दिया, पैसे का लेन देन तो है ही नहीं इसमें कहीं, खाली शेयर्स, खाली नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर करके दूसरी जगह दूसरी कंपनी में खोल दिया, तो इसमें क्या बात हो। अगर इन्होंने ऐसा किया, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंदिरा गांधी को चरण सिंह ने बंद कर दिया था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। और अगर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इन्होंने बंद कर दिया, सारे कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस तानाशाही सरकार का मुकाबला करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार बीते 8 वर्षों से इस देश को विफलताओं के नए नए ऊंचाइयों पर लेकर के जा रही है। लगातार देश को महंगाई की तरफ धकेलते जा रहे हैं, लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लगातार देश जो है हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है, लगातार हमारी सामाजिक जो है समरसता बिगड़ती जा रही है। और इन सब बातों को लेकर के जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इनसे सवाल पूछते हैं तो ये छटपटा जाते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। और उन जवाबों से बचने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इन जवाब से रोकने का एक प्रयास है कि किस तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिनको इन्होंने अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी का रूप में काम करने का काम कर लिया है, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी का ये जो समन भेजा गया है हमारे दोनों सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ, ये सीधा सीधा राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि ये अभी इनके पास जवाब नहीं है, देश इनसे संभल नहीं रहा है। लगातार हम लोग विफलताओं के मुहाने पर खड़े हैं, लगातार आज जो है हमारी तमाम चीजों से, समस्याओं से देश जूझ रहा है, और इनकी गलत नीतियों की वजह से देश जो है पिछड़ रहा है। उन सबसे जब इनसे सवाल मांगा जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को तंग करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इनसे सवाल जवाब ना किया जाए। गाजीपुर स्लॉटर हाउस पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली का एकमात्र स्लॉटर हाउस होने की वजह से इस समय यमुना पार्क के अलावा पूर्वी दिल्ली में नॉन वेज की सप्लाई ठप पड़ी है। पूर्वी दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि गाजीपुर स्लॉटर हाउस में 3 शिफ्टों में काम होता है। पिछले दिनों एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी। सबसे बड़ी वजह है कि गाजीपुर स्लॉटर हाउस में पानी का ना होना। दिल्ली जल बोर्ड से काफी समय से पहले स्लॉटर हाउस में पानी के लिए कनेक्शन मांगा गया था, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। इस पर आगे क्या कुछ कहा श्याम सुंदर अग्रवाल ने, जरा आप भी सुनिए। दिल्ली नगर निगम में एक ही स्लॉटर हाउस है जो गाजीपुर में है, और वहाँ जितनी स्लॉटिंग होती है पूरी दिल्ली के अंदर मीट सप्लाई होता है। प्रतिदिन 15,000 भेड़ बकरियाँ और 1500 भैंसों का मीट वहाँ से उपलब्ध होता है। 3 शिफ्टों में काम होता है, लेकिन पिछले दिनों एनजीटी के कारण इस पर रोक लगा दी गई, इसलिए दिक्कत शुरू हो गई है। अवैध रूप से स्लॉटिंग चालू हो गई है। 1 सप्ताह से मीट वहाँ पर नहीं काटा जा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी प्रमुख वजह है वहाँ पानी का ना होना। वहाँ पे हमने दिल्ली जल बोर्ड से कनेक्शन मांगा था। दिल्ली जल बोर्ड ने सालों बीतने के बाद भी आज भी जल बोर्ड का कनेक्शन नहीं दिया, जिसके कारण वहाँ पे सबमर्सिबल पंप लगाए गए थे। उस सबमर्सिबल पंप का कनेक्शन एनजीटी ने काट दिया। पानी ना होने के कारण कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं चलाया जा सकता। तो देख सकते हैं मैं इस समय मौजूद हूँ गाजीपुर के उस स्लॉटर हाउस में जो पूरी दिल्ली में मीट जो है वो सप्लाई करता है, और उसका नज़ारा कुछ ऐसा है कि पिछले कई दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से ये स्लॉटर हाउस बंद पड़ा है और एक भी पशु की स्लॉटरिंग जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो नॉनवेज खाने के शौकीन है, क्योंकि पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, पूरी दिल्ली में यहीं से ही मीट जो है, नॉनवेज जो है वो सप्लाई होता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ से जब बाहर सप्लाई नहीं होगा और यहाँ पर स्लॉटरिंग ही नहीं होगी, तो जाहिर तौर पर अवैध तरीके से जानवरों की कटिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी जगह पर देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, CCN। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में इन दिनों सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आरोप है कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से मरीजों का ऑपरेशन तक प्रभावित हो रहा है। न केवल वार्ड बल्कि आईसीयू में भी ठीक से सफाई नहीं हो रही है।
डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि पहले अस्पताल में ठेकेदारी पर कर्मचारी रहते थे जो लगभग पिछले 10 सालों से अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था को देख रहे थे। अब अस्पताल में परमानेंट एमसीडी का स्टाफ है। उन्हें अस्पताल में काम करने का तजुर्बा नहीं है। परमानेंट स्टाफ ने ज़्यादातर अस्पताल के बाहर काम किया है और अस्पताल के अंदर काम करने में काफ़ी अंतर होता है, जिसके कारण कर्मचारियों को सफाई करने में दिक्कत आ रही है। देखिए, ऐसा है कि पिछले 3 महीने में हमारे यहाँ पे पहले आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू सफाई का काम होता था और पिछले काफ़ी सालों से, मतलब आज से नहीं, पिछले 10 साल से ये उसी से काम चल रहा था। तो जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी थे वो लोग, क्योंकि सेम लोग थे, जब कंपनी भी बदली लेकिन आदमी नहीं बदले, तो उनका जो काम करने का तरीका था या जो अस्पताल में उन्होंने सीखा 10 साल रहने के बाद में, और जो उनकी ट्यूनिंग थी या जो उनका एक्यूमेंट था, वो बिल्कुल अलग किस्म का था। अभी जो हमारे पास में ये पर्यावरण प्रहरी हैं, जो एमसीडी के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने कभी अस्पताल में काम ही नहीं किया है। ये पहली बार यहाँ पे काम करने आए हैं और अस्पताल के काम में और बाहर सड़कों पे काम करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उन्हें भी एडजस्ट होने में, उन्हें यहाँ की चीज़ें समझने में और काम को करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लगभग 30%। वो लोग, मानवता के नाते भी हम उनसे बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। काफ़ी लोग इस तरीके के हैं जिनकी आयु बहुत अधिक है, उनसे भी काम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि हम यहाँ पे काम करेंगे, हमें तो बीमारियाँ लग जाएंगी, तो वो भी उनको भय है। तो इस चक्कर में अस्पताल की सफाई व्यवस्था तो चरमराई है। उत्तर पूर्व दिल्ली के करावल नगर से एक मामला सामने आया था, जिसमें ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले की जांच में हो रही देरी से कड़कड़ुमा कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। साथ ही नोटिस जारी करके उत्तर पूर्व दिल्ली के डीसीपी को निर्देश दिए गए कि वो इस मामले में जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट को सौंपे। निर्देश देते हुए कहा गया कि इस मामले में जांच और आरोप पत्र दाखिल करने में हुई देरी की वजह बताएं। आपको बता दें, ये मामला फरवरी 2020 का है, जिसमें पीवीसी पाइप बनाने वाली एक कंपनी ने करावल नगर थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगा था कि आरोपित उनकी कंपनी के नाम से नकली उत्पाद बेचता है। ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिरीष अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। बेसिकली क्या है कि एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का मैटर है, जो बेसिकली जिसके अंदर एफआईआर दर्ज करी जाती है और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये मैटर चलता है। तो उसके तहत कोर्ट ने ये बोला है कि जो चार्जशीट है वो समय सीमा के अंदर दायर नहीं करी गई, तो उसके लिए जो है जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको फटकार लगाई है और साथ ही साथ डीसीपी से रिपोर्ट भी मांगी है। फटकार लगाई गई है पुलिस ऑफिशियल्स को, वो इसलिए लगाई गई है कि उन्होंने 2 साल तक चार्जशीट फाइल नहीं करी इस केस में, जबकि जो निर्धारित समय है वो 60 दिन का है। अब 2 साल तक ना चार्जशीट फाइल होने के बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जो गवाह हैं उनकी टेस्टिमनीज धुंधली हो सकती हैं, वो अपनी टेस्टिमनी से कंसिस्टेंट शायद ना रहें, उनके पता उनके एड्रेसेस बदल जाते हैं, इसलिए इस तरीके की काफ़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। देखिए, ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का जो केस आया है सामने, इसके अंदर चार्जशीट की जो टाइम लिमिट होती है वो 60 डेज़ की होती है और इसमें करीबन 2 साल तक पुलिस वालों ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी, आयोग ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी, जिसके लिए रविंदर बेदी साहब की कोर्ट में रविंदर बेदी साहब ने बहुत फटकार लगाई है। डीसीपी को भी, डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के बाद अब उसकी माली हालत को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एमसीडी के स्पेशल ऑफिसर अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर लगने वाली ट्रांसफर ड्यूटी को 1% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को लेकर पूर्व दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि पहले ही इतनी महंगाई है, प्रॉपर्टी पर लगने वाली ट्रांसफर ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा तो ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदना काफी महंगा हो जाएगा। पूर्व दिल्ली के लोग साफ तौर पर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। 25 लाख से ऊपर जिनकी ट्रांसफर ड्यूटी बनती है, उसमें 1% का अतिरिक्त प्रभार की जो है एमसीडी के अफसरों ने आगे भेजा है और मुझे लगता है मजबूरी सिर्फ आर्थिक संकट है कि कैसे आर्थिक संकट से एमसीडी को उबारा जाए। अगर केजरीवाल सरकार सहयोग करे और दिल्ली सरकार का जितना फंड, जितनी कलेक्शन होती है उसके 12.5% जो 5वें वित्त आयोग के हिसाब से देना बनता है, अगर वो दें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अतिरिक्त टैक्स लगाकर दिल्ली की जनता पे बोझ बढ़ाना चाहिए। दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम वैसे बहुत ऊंचे हो चुके हैं
तो हम नहीं चाहते कि ये ट्रांसफ़र ड्यूटी बढ़े। पहले ही 4% लेडीज़ के नाम 6% जेंट्स के नाम है, जो कि वो गलत है। ये स्टैम्प ड्यूटी एक बराबर होनी चाहिए दोनों में, ये महिलाओं का और जेंट्स का ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी एक ही होनी चाहिए। और उससे जो है ना, हमारे कई परिवारों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लेश बढ़ रहे हैं। लेडीज़ के नाम लोग 2% बचाने के लिए लेडीज़ के नाम कागज़ करवा देते हैं, वो भी एक गलत है। प्रॉपर्टी पहले ही ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है, लोग लोन लेके मकान बनाने की सोचते हैं, अपना घर अपना सपना बनाना, और 1 लाख रुपया 50,000 रुपये महंगा पड़ेगा। पहले इन्होंने पंगा डाल रखा है कि औरत के नाम सस्ती होगी, आदमी के नाम महंगी होगी। अब उल्टा और काम हो जाएगा, 1 लाख रुपया फालतू पड़ जाएगा बंदे के ऊपर, कहाँ से देगा? लोन लेके मकान ले रहे हैं लोग, बड़ा मुश्किल है ऐसे पैसे देना उन्हें। दिल्ली बार काउंसिल ने ऐसे 20 नामों की एक सूची जारी की है जिनके वकालत के लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं। दरअसल बीसीडी की जांच में इनके पास एलएलबी की डिग्री फर्जी पाई गई थी। इस मामले में हमने कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों से बात की तो उनका कहना था कि इस मामले में 2 वकील कड़कड़डूमा के हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर और भी कोई होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कई कॉलेज से एक्चुअली 117 के नाम सुनने में आ रहा है, बीसीडी ने निकाले हैं कि इनकी डिग्री फर्जी है, जो वहाँ पे गए भी नहीं और बिना वहाँ पहुँचे, बिना कुछ किए उनको उनके नाम से लेटर इशू हो गए। नहीं, जो 117 के नाम की जो नाम चर्चा चल रही है, जिसमें से 19-20 नाम का लिस्ट डिस्प्ले हो गई है, इन 117 उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है ऑलरेडी। इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 420, 468, 471 फर्जी डिग्री करने का, फोर्जरी करने का मुकदमा साफ बन रहा है इनके खिलाफ में, उनके खिलाफ एफआईआर होगी। काम बीसीडी का देखना है, इसमें बार का एसोसिएशन का कोई मतलब नहीं है। ये डिग्री चेक करना या किसी के खिलाफ में एफआईआर कराना, ये कराना, ये बार काउंसिल ऑफ का काम, बीसीडी का काम है, क्योंकि वही सर्टिफिकेट इशू करती है। हम अपने यहाँ की मेंबरशिप कैंसिल करके इसको फॉलो करके बार काउंसिल दिल्ली को भेज सकते हैं। डॉक्टर अपने मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में ये प्रावधान किया है। हालांकि डॉक्टरों को अपने मरीजों के लिए दवा बेचने की मनाही नहीं है। डॉक्टरों की दवाई लिखने का मकसद यह है कि मरीज ठीक हो। डॉक्टर गौतम सिंह ने बताया कि सरकार को चाहिए रेट्स पर कंट्रोल करें। ये गलत है कि सरकार अपनी गलतियों को छिपा रही है। डॉक्टर वीके मोंगा ने कहा कि जितनी फार्मा कंपनियां हैं, सरकार को उनसे कहना चाहिए कि जेनरिक दवाइयां बनाएं, ना कि पेटेंट दवाइयां बनाएं। आगे क्या कुछ कहना है वीके मोंगा जी का, जरा आप भी सुनिए। देखिए, डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखते हैं उसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि पेशेंट की तबीयत सही हो। दवाई महंगी है सस्ती है तो सरकार के हाथ के अंदर है। सरकार जो है वो दवाइयों के रेट कंट्रोल कर सकती है। सरकार क्यों नहीं ये कहती कि ब्रांडेड दवाई, अगर मान लीजिए कि पैरासीटामोल है या पेंटोप्रोजोल है, तो उसका रेट जो है वो पर्टिकुलर कोई रेट होगा, 1 रुपये की गोली मिलेगी, डॉक्टर बहुत खुश है वो दवाई लिख के। सरकार को चाहिए कि रेट को कंट्रोल करे। सरकार ने करीब 120 दवाइयों को जो है वो अपने कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाला है, जिसकी रेट जो है वो बढ़ाए नहीं जा सकते, तो सरकार बाकी दवाइयों को भी डाल सकती है। तो ये ब्लेम डॉक्टर पे लगाना कि डॉक्टर महंगी दवाई देता है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही गलत है और ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी सरकार का, जो अपने जिम्मेदारी को, अपने नाकामयाबी को डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो थोप रही है। जहाँ तक महंगी सस्ती की, जेनरिक और बाकी ब्रांडेड दवाइयों की बात है, वो तो एक कंट्रोवर्सी शुरू से चलती आ रही है। अगर सरकार को या एनएमसी को इतना ही जेनरिक के भी हर एक को जेनरिक मिलनी चाहिए, तो उस केस के अंदर तो सरकार को जितनी फार्मा कंपनियां हैं उनको सबको बोल देना चाहिए कि आप केवल जेनरिक दवाई बनाओगे, ब्रांडेड बनाओगे ही नहीं। संसार में कई देश ऐसे हैं जिसमें जो भी दवाई बनाई जाती है वो ब्रांड नाम ना लेकर उसका जो फार्मास्यूटिकल नेम होता है, जो उसका साल्ट होता है, उस नाम से दवाई बनती है, उस नाम से उसको बेचा भी जाता है मार्केट के अंदर। तो वो सिस्टम करना चाहिए। पूर्व दिल्ली के विश्वकर्मा नगर पर बने नाले को दोबारा बनाने के लिए विधायक रामनिवास गोयल द्वारा नाले का शिलान्यास किया गया। विधायक गोयल का कहना था ये नाला काफी पुराना हो गया है, जिसकी वजह से ये नाला काफी जर्जर हो चुका है। साथ ही नाला पुराना तो है, टूटा फूटा होने की वजह से गंदगी भी यहाँ पर काफी रहती है, इसलिए दोबारा बनना बेहद जरूरी था। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस नाले को जल्द से जल्द बना लिया जाएगा। और पूर्व दिल्ली का अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल
पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।